जय हो। जैसा मैंने कहा था केमिकल काइनेटिक्स पे मैं कुछ डालूंगा और आज मैं उसके लिए आपके सामने हूँ। बस एक बात की माफ़ी चाहता हूँ कि इसको दो पार्ट में डालना पड़ रहा है। एक अप टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो दूसरा पार्ट आपको कल या परसों मिलेगा जिसमें अरेनियस इक्वेशन की बात करी होगी। तो ये दो पार्ट में चलेगा। 5-7 बोर्ड के क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करी है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कुछ लंबे हो रहे थे स्लाइड, तो मैंने कहा कि इसको दो पार्ट में डालेंगे। तो जो इन बच्चों का भी काइनेटिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में आप देखें कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। देखिए, एक थर्मोडायनेमिक्स की बात चली थी, प्रॉपर्टीज विच आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मैं अपने क्लासेस में ये एग्जाम्पल देता रहा कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप स्कूल में कहाँ थे। अगर 11:20 पे मेरा क्लास है तो आप मुझे 11:20 पे मिलें, और जितने देर 1.5 घंटे का मेरा क्लास है तो 1.5 घंटे तक मेरे साथ रहें। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं मुझे मतलब नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स है विच रिलेट ओनली टू द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। टीडी कहते हैं इसको शॉर्ट में। काइनेटिक्स इसका ठीक उल्टा है। आप सुबह आए, स्कूल पानी बरस रहा था, लेट हो गए, डांट पड़ी, मैं क्लास टीचर था, डायरी में नोटिस हुआ, या गेम्स हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ, जो जो छोटी छोटी बातें जो होती रहती हैं स्कूल में, द पाथ यू ट्रैवर्स इज काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में हम छोटे छोटे स्टेप्स की बात भी करते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। अब रेट जब आता है तो जैसे हम लोग कोई ग्रॉसरी खरीदें तो दिस रेट, व्हाट इज द रेट पर केजी। इफ लिक्विड, व्हाट इज द रेट पर लीटर। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब अगर देखें कि एक सब्सटेंस है ए, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, और धीरे 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 ये ए वुड स्टार्ट कन्वर्टिंग टू बी। तो इसका मतलब क्या है, ए का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जिस रेट से कम हो रहा होगा, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट था ही नहीं, उसी रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये दोनों ही रेट के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सिंपल। चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज। लिखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। दिस स्टैंड फॉर डेल्टा, दैट इज चेंज। दूसरे लफ्जों में कहें कि T1 पे रिएक्शन शुरू हुआ, T2 पे कुछ मिलने लगा, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। मोर मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो चीज़ कम हो रही है उसका रेट निगेटिव में जा रहा है, और जो चीज़ बढ़ रही है उसका रेट पॉजिटिव में जा रहा है, और दोनों बराबर हैं क्योंकि टाइम तो दोनों ने सेम ही लिया ना। सुबह 5 बजे रिएक्शन शुरू करा, 7 बजे कंसंट्रेशन नापा, ए कुछ कम हो चुका था, बी कुछ बन चुका था, टाइम तो वही 2 घंटा लगा, या 120 मिनट लगे, या 720 सेकंड लगे। सो इट डिपेंड्स what you take in terms of time. Next देखते हैं, the change in concentration of any of the reactant and product per unit over a specific interval of time is called average rate of reaction. Total concentration change with total time taken is called average. जैसे कि मैंने बताया था, एक बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दूं कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं,
और मोलर कंसंट्रेशन को हमेशा पैरेंथेटिक ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और रिएक्टेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट कितना है, 2। तो अगर मैं इसको फर्ज करिए, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, जिस रेट से नाइट्रोजन कम हो रहा है उसके दुगने रेट से अमोनिया बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ट्वाइस द रेट ऑफ disappearance of nitrogen is as good as the rate of ammonia appearing। अभी कितना मोल है, 1 मोल है, तो ये 1/3 से इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा 2 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए कितना होगा 2। सो यू कैन राइट, what can you write? Twice the rate of decrease in concentration of nitrogen with respect to time is as good as 2/3 the decrease in concentration of hydrogen with respect to time, and it will be as good as change in concentration of ammonia with respect to time। ये 2 मोल के लिए था तो ये 1 था, ये 3rd था, तो ये 1 होता, ये 1/3 होता, ये ट्वाइस द रेट होता। इसके सिंगल रेट के लिए नो कोफिशिएंट, देन इट विल बी 2/3, इट विल बी ट्वाइस। नेक्स्ट वी कम टू इज rate of chemical reaction may be defined as change in concentration of the reactant और एनी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है A प्लस बी गिविंग C। अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम को प्लॉट करें रिएक्टेंट के लिए, तो जब टाइम 0 था तो ये मैक्सिमम था, तो टाइम के साथ साथ ये कम होगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट था, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और टाइम उतना ही है, यहां टाइम चल रहा है। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो ये 0 होगा, और जितने टाइम के साथ ये वो टाइम है T डैश। अब दोनों को आप एक साथ भी प्लॉट कर सकते हैं, रेट हमेशा बराबर होगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये 11th में भी आपने पढ़ा है, कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे भी बनाने की। अगर दोनों को एक साथ रख दें तो क्या होगा, मान लीजिए T डैश तक आप आए थे, ये है आपका C और ये है आपका B। ये देखिए A प्लस B, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, तो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है और एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, और टाइम देखिए सेम है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसको डिफरेंशियल प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंशियल टाइम लेते हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए हम रिएक्टेंट के केस में ले रहे हैं, ये इसका कंसंट्रेशन है और ये इसका टाइम है। यहां से ये कम होना शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमने
डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डिफरेंशियल टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने निकाल लिया, रिएक्टेंट है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको रेट में कैसे कन्वर्ट करें, स्लोप में कैसे कन्वर्ट करें, तो वैसे अगले पेज पे है, इस पॉइंट को रिजॉल्व कर लो टेंजेंट में। तो ये हो गया कंसंट्रेशन चेंज और ये हो गया टाइम चेंज। तो पॉइंट बी को आपने स्लोप ओ ए अपॉन ओ बी में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले a प्लस 2b इज गिविंग थ्राइस ऑफ c प्लस ट्वाइस ऑफ d। वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ d एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द रिएक्शन दिस was found to be this much. तो d is plus 1/2 of differential t upon differential d upon dt, which will be as good as plus 1/3 of differential c at a particular instant की बात हो रही है, which will be as good as 1/2 negative differential b upon dt, which will be as good as minus differential a upon dt। अब इसका कंसंट्रेशन इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना। तो आप निकाल सकते हैं 1/2 कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज इतना दे रखा है, तो कितना आया 0.4, तो कितना आ गया 0.2। अब ये वैल्यू इसके साथ रख लीजिए। किसका निकालना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए बी। तो देखें ए कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल ए अपॉन डी टी इज 1/2 ऑफ डिफरेंशियल डी अपॉन डी टी। डिफरेंशियल डी टी कितना है 0.4, तो 1/2 इंटू 0.4 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी के कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये एक ग्राफ है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। टाइम t1 पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था और टाइम t1 पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था, t2 पे कंसंट्रेशन कम है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। चाहे आप प्रोडक्ट के केस में ले लीजिए, t1 पे प्रोडक्ट कम था और t2 पे प्रोडक्ट ज़्यादा था, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम विल बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में ले ले, चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में ले ले। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया, किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन था P, उसको रिजॉल्व करा परपेंडिकुलर अपॉन स्लोप पे। ये OA है, ये OB है, ये कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा OA एंड टाइम हो जाएगा OB। ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप। तो यही कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के स्लोप से। P को रिजॉल्व कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, OA अपॉन OB विल बी द स्लोप एंड देयरफॉर इट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। होता क्या है, आयोनिक में तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आयन है, कैटायन एनायन है, आयन एक्सचेंज हो गया, कोवेलेंट मॉलिक्यूल अंडरगो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो नए बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और हर बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ईज विथ विच द स्पेसिफिक बॉन्ड आर ब्रोकन और फॉर्म। बॉन्ड टूटता भी है और बॉन्ड बनता भी है। इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, एक स्टूडेंट है, घर में जब तक है ही इज अ चाइल्ड, ही इज अ बॉय, ही इज अ सन और अ डॉटर। घर से बाहर निकला तो वो कम्यूटर हो गया, सड़क पे है। स्कूल में आ गया तो वो स्टूडेंट बन गया। तो पुराने बॉन्ड ऑफ बीइंग सन एंड पेरेंट टूट गया,
और नए बॉन्ड बन गए। कौन से? टीचर एंड द टॉट का, जो भी टीचर मिलता है, सो देयर इज अ लिंक बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। तो पुराने बॉन्ड रीफॉर्म होके नए बॉन्ड बनते हैं, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल ऑफ NO 1 मोल ऑफ O2 2 NO2 देता है, whereas 2 मोल ऑफ CO 1 मोल ऑफ O2। अब ये फास्ट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है? ये जल्दी से बॉन्ड ट्रांसफॉर्म हो गए रिएक्टेंट में, और ये स्लो रिएक्शन है, इसमें बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगी। तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे, बॉन्ड रिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द रेट। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? नॉट ऑल द मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, those which break the energy barrier and reaches threshold value are called active species or effective collision. Then surface area, कोई solid है, उसका surface area इतना है, इसके छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए, पार्टिकल खुल जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मोर रिएक्टेंट विद कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ द फाइनर पार्टिकल, सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। अब ये देखिए, ये A+B है कैटलिस्ट के साथ, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको एक ग्राफ में भी बताने का आगे मिल जाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो पुराने एनर्जी बैरियर को तोड़ रहा है और नए एनर्जी बैरियर को बना रहा है। आप अगर घर से 50 मीटर की दूरी पे हैं और स्कूल भी 50 मीटर पीछे है, तो आप ट्रांजिशन स्टेट में हैं। 50 मीटर पीछे जाएंगे तो स्कूल आ जाएगा, 50 मीटर आगे जाएंगे तो घर आ जाएगा। जो लोग 5 किलोमीटर होते हैं वो 2.5 किलोमीटर पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन द टू। नेक्स्ट देखें, यही वो ग्राफ है, इसको देखिए, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इतनी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और इतनी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आ जाएगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब इस केस में A+B गिविंग C प्लस डी। तो ये तो है विदाउट कैटलिस्ट। देखिए कितनी एनर्जी लग रही है इसको, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एनर्जी थ्रेशोल्ड is equal to energy of reactant plus the energy of activation। ये energy of activation है without catalyst, और ये energy of activation है with catalyst। So what does catalyst do? Lower down the threshold energy or lower down the energy of activation। What is threshold energy? Maximum amount of energy required by reactant molecule to break the energy barrier and start converting to product। This is the graph when it is without catalyst and this is the complex. This is the graph with black line, it is with catalyst and break the point of completion same है। But what does catalyst do? Catalyst lower down the activation energy। And what is activation energy? The extra energy required by reactant molecule to reach a threshold value। Threshold value मतलब आप अगर IAS प्री क्वालिफाई कर लें, IAS मेंस क्वालिफाई कर लें, यू आर जस्ट अबाउट 1 स्टेप अवे फ्रॉम ऑफ इंटरव्यू टू बी एन IAS। यस, थ्रेशोल्ड माने आपने एग्जाम लिखे, 11th लिखा, 12th लिखा और थोड़ी सी तैयारी और कर ली, एक अच्छा सा IIT JEE मेंस एडवांस दिया, यू आर अबाउट टू बिकम अ टेक्नोक्रेट। थ्रेशोल्ड माने जस्ट एट द पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जहां पे अगर थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, और नहीं मिलेगी तो ये वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन। सो नो, नॉट ऑल द कोलिजन आर इफेक्टिव। मतलब ये कि एक फैमिली है जो उनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है, तो जो इनकम है वो सेविंग नहीं है, क्योंकि कुछ आप बच्चों की फीस में जाएगा, ग्रोसरीज में जाएगा, रेंट्स हैं,
EMIs हैं, सो मेनी थिंग्स, बहुत थोड़ा सा कुछ बचता है। वही पॉइंट यहाँ पे है कि सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में खड़पड़ 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 कोलाइड कर रहे हैं। उसमें ओरिएंटेशन भी मायने रखता है, फिजिकल स्टेट भी मायने रखती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड। गैस मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ेंगे, जब आप गैस लॉस पढ़ेंगे, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 2/3 kT। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है काइनेटिक एनर्जी। तो जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उन्होंने एनर्जी बैरियर तोड़ा है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे हैं, जिसके ठीक बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस ये है कि इस ग्राफ को अपने हाथ से ड्रॉ करें और समझने की कोशिश करें कि रिएक्टेंट एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट एनर्जी कम है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आएगी, ये एक्सोथर्मिक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इज क्वाइट हाई। और जब आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज क्वाइट लो। बट इन आइदर केस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर रीचिंग अ थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड दे आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। तो व्हाट डज catalyst do? It lower down the energy of activation. Next we come to is law of mass action. It was proposed by Goldberg and Veitch. इन्होंने कहा कि किसी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है रेट, तो टेम्परेचर को फिक्स कर लिया। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ active masses of reacting species with each active mass raised to the power to coefficient, stoichiometric coefficient। अब ये देखो, A mole of A है, B mole of B है, तो what is rate of reaction? K, A की पावर stoichiometric coefficient B small a, B की पावर product of the active species with each concentration raised to the power its stoichiometric coefficient is law of mass action। तो एक्टिव मासेस क्या होते हैं? या तो कंसंट्रेशन टर्म्स में होते हैं, मोल पर लीटर, या पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होते हैं। वो क्यों होते हैं ये भी देख लीजिए, यहां समझ में आएगा। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू N अपॉन VRT। अगर RT को हम कांस्टेंट मान लें तो P इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर भी लिख सकते हैं, जो कि लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर भी, एक्टिव मासेस की जगह पार्शियल प्रेशर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू इस, अब ये देखिए, ऑल्दो द लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्प द लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अब आ रही है डिपेंडेंसी। जो दिख रहा है वही सच है क्या? जितने मॉलिक्यूल बैलेंस्ड इक्वेशन में कोलाइड कर रहे हैं, क्या वही रेट लॉ है? हो भी सकता है और नहीं भी। देयर इज अ डिफरेंस इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी। मैं जो ड्रेस पहना हूं इसमें 6 जेब हैं कुल मिला के, अपर एंड लोअर। हर जेब में पैसे नहीं है। दैट मीन्स बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो उसकी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। एक बार फिर से, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, वही कंसंट्रेशन टर्म में रेज हो रही है, तो उससे आप रेट तो निकाल रहे हो लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी नहीं निकाल पा रहे। तो इसी के लिए रेट लॉ आने वाला है। ऑल्दो द लॉ ऑफ मास एक्शन हेल्प द लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन, yet its prediction sometimes differ considerably from the experimental result। जो सच है उसी की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटली 6 जेब है मेरे पास, 2 में ही पैसे हैं, एक में चेंज है, एक में हार्ड कैश है। दैट इज एक्सपेरिमेंटली जेब में कितने पैसे हैं। उसी तरीके से जो कोफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन में, उसकी डिपेंडेंसी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। और इसमें देख लीजिए
2 मोल ऑफ NO विद 2 मोल ऑफ H2, तो डिपेंडेंसी रेट ऑफ रिएक्शन तो ट्वाइस हो जाएगा। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि NO की डिपेंडेंसी 2th टर्म है और H2 की डिपेंडेंसी 1th टर्म है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी है और ये थियोरेटिकल डिपेंडेंसी है। इससे मॉलिक्यूलरिटी आती है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बता रहा हूं, मैं जो कपड़े पहना हूं अपर एंड लोअर, उसमें 6 जेब हैं। जेब का मतलब वैल्यूएबल स्टफ नहीं होता। ये नहीं होता कि एक जेब में डायमंड्स हैं, दूसरे जेब में एमराल्ड हैं, तीसरे में सफायर्स हैं, चौथे में डेबिट कार्ड है, पांचवें में हार्ड कैश है, छठे में ऑर्नामेंट्स है। नो, जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए तो डिपेंडेंसी शो करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा। देख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, थियोरेटिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे काइनेटिक्स में अपना मोह भंग कर लेते हैं। अरे यार ये नहीं होगा, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल क्या हो रहा है। ये बताया तो, मेरी पॉकेट में और ट्राउजर्स में, शर्ट में 6 जेब हैं और जेब पैसे रखने के लिए होती हैं, ऐसा सब जानते हैं। वैल्यूएबल रखने के लिए होती हैं, सब जानते हैं। नहीं है उसमें पैसे, तो थियोरेटिकली जेबों में पैसे होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटली हर व्यक्ति अपनी सारी जेबों में पैसे नहीं रख पाता है, होता नहीं है, रखना नहीं चाहता, कॉस्टली है, कोई भी वजह, उस पर बात नहीं हो रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज shown by their coefficient, each concentration raised to the power their stoichiometric coefficient, but experimentally it is different. It was observed that dependency of NO was 2th term and dependency of hydrogen was 1th term. 2th term, 1th term, pth term, qth term, ये सब आगे मिलने वाला है। Next we come to is rate law and rate constant. Rate law is mathematical expression which describes experimentally observed dependency. ये वही बात है। आइडियली क्या एक्सपेरिमेंटली कितने पैसे कहाँ रखने हैं, एक्सपेरिमेंटली सब लोग कहते हैं अरे भाई अब तो ठंड बहुत हो गई, कल सूरज चमकने लगेगा, बात खत्म हो जाएगी। ये तो थियोरेटिकल बात है। ठंड आ गई, ठंड आ गई, ठंड आ गई, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। एक अच्छा सा विंड मूवमेंट हो जाएगा, मॉइस्चर उड़ जाएगा, ठंड कम हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। अब देखिए, ट्वाइस मोल इन्वॉल्व है, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से पावर 2 होगा, लेकिन रेट लॉ कह रहा है कि इसकी डिपेंडेंसी 1th टर्म है। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में हो रहा होगा। एंड स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात हमेशा याद रखें, कंपटीशन में जरूर आता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन है जो 2-3 स्टेप में हो रहा है तो वो मेंशन्ड होगा, या तो कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम होगा तो रेट निकाल लेंगे, नहीं तो उसमें ब्रैकेट में स्लो एंड फास्ट लिखा हुआ होगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। इस वक्त 2 बच्चे मेरे क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने 1 घंटे में 5 चीजें पढ़ाई। एक बच्चे को 4 समझ में आई, एक बच्चे को 3 समझ में आई, पढ़ाई मैंने 5। तो हमारी एक्टिविटी 3 है, 4 है कि 5 है? हमारी माने मेरी और बच्चों की 3 है, 3, क्योंकि स्लोएस्ट लर्नर जो था वही मेरी एक्टिविटी कहलाएगी। तो देखें, अगर कोई रिएक्शन, अब इसमें 2 मोल है, डिपेंडेंसी कोफिशिएंट टर्म्स में ट्वाइस है, लेकिन आइडियली इट इज, एक्सपेरिमेंटली इट इज 1th टर्म। सो नेक्स्ट इज, अब ये देखिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, द पावर्स ऑफ पी एंड क्यू में। अब देखिए, रेट इज pth टर्म एंड qth टर्म। रेट लॉ में pth एंड qth होता है, वैसे a एंड b होता है। तो पावर्स ऑफ p एंड q may or may not be the same as the stoichiometric coefficient and having a and b. Specific reaction rate, the constant k is called, अब रेट लॉ में rate is equal to k dependency of pth term, so this is called rate constant.
तो इसमें रेट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, यहाँ पावर आ जाएगी, ये भी कंसंट्रेशन है, के की यूनिट निकल आएगी। ये अगले स्टेप में देखते हैं। The rate constant of a reaction is equal to the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity। अब देखिए R is equal to K, कंसंट्रेशन वनथ टर्म ले लेंगे तो R is equal to K नहीं हो जाएगा। So what is rate constant? The rate constant is equal to the rate of reaction when the concentration term is unity। ये वन वर्ड में आ जाता है ISC में और CBSE में। The unit of rate constant depend on overall sum। अब देखिए A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, C मोल ऑफ C, ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। डिपेंडेंसी आप इसमें लिख लेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, R इज इक्वल टू K, A की डिपेंडेंसी एथ टर्म, B की डिपेंडेंसी बीएथ टर्म, C की डिपेंडेंसी सीएथ टर्म है। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। बट रेट लॉ कहता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी nth टर्म। कितने रेट, कितने सब्सटेंस हैं? के, ए की डिपेंडेंसी पीएथ टर्म, बी कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी क्यूएथ टर्म, सी कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी आरथ टर्म। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट द सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। A plus B plus C is not the order, but concentration term of A raised to the power pth term, concentration of B raised to the power qth term, and concentration C raised to the power rth term in a rate law expression will give order of reaction। मान लेते हैं ऑर्डर है n, तो क्या होगा देखें। हम जानते हैं R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन रेस टू दी पावर nth टर्म। अब अगर n की वैल्यू 0 है तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टर्म 1, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल, तो K इज टाइम इनवर्स। तो आप पहचान सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगी। फिर से बताता हूं, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर nth टर्म। n की वैल्यू ऑर्डर है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी के सम के बराबर है, तो n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, रेट होता है कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, तो व्हाट इज द यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आया, टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। Order of reaction is power to which the concentration term of a particular reactant in rate law is raised is called order of reaction। It can be with respect to reactant, it can be with respect to product। Order of reaction is purely an experimental quantity and cannot just be stoichiometric coefficient। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, but if it is, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर से करेंगे। यही खेल होता है, बच्चे यहीं पे खो जाते हैं। A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B गिविंग अ प्रोडक्ट P और प्रोडक्ट। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन आप लगा रहे हैं तो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, A की डिपेंडेंसी एथ टर्म एंड B की डिपेंडेंसी B, दैट इज कोफिशिएंट के बराबर है। बट अगर रेट लॉ लगा रहे हैं तो हो सकता है रेट इज इक्वल टू के की डिपेंडेंसी पीएथ टर्म एंड बी की डिपेंडेंसी क्यूएथ टर्म, पी इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 0। यानी कि बी की डिपेंडेंसी एक्सपेरिमेंटली है ही नहीं और इक्वेशन में दिख रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका सम कंसंट्रेशन टर्म पे रेज्ड हो और उसका सम ऑर्डर हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
नेक्स्ट वी कम टू इज रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जब बात होती है तो एक एग्जांपल है N2O5 गिविंग ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। तो अब रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी वनथ टर्म, तो रिएक्शन रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, K इंटू कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स। और मान लीजिए कि आपने एक रिएक्टेंट लिया A ओरिजिनल, कुछ टाइम के बाद उसका कंसंट्रेशन इतना रह गया, तो ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 टाइम टेकन log टू द बेस 10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t। और मान लीजिए कि इनिशियल मोल इसके a मोल थे और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसमें से x निकला, तो अब यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो रेट कांस्टेंट से टाइम निकल सकता है और टाइम से रेट कांस्टेंट निकल सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 5 मिनट फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन? 0.6 मोल्स पर लीटर। It takes 5 minutes. How much minute does it take? 5 minutes. Underline the kinetics, first order kinetics है। To become 0.4 mole. तो concentration after 5 minutes is 0.4 mole per liter. How long will it take for the initial concentration to become 0.3 mole? तो पहले केस में हम पहले K निकाल लेंगे। तो K is equal to 2.303 अपॉन T कितना है 5 मिनट्स लॉग बेस 10 ऑफ 0.6 अपॉन 0.4। इसको सॉल्व करके K ले आएंगे और उसी को इस डेटा में यूज कर लेंगे। A0 और AT हो जाएगा। A0 तो आपका 0.6 है और टू बिकम 0.3, तो अब हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10 ऑफ 0.6 अपॉन 0.3। तो पहले डेटा से आपने K निकाला और दूसरे डेटा में आपने T निकाला। एक बार फिर से 0.4 मोल 0.6 मोल को 0.4 होने में 5 मिनट लगे। कितना टाइम लगेगा अगर 0.6 को 0.3 होना है? तो 0.6 से 0.4 होने में 5 मिनट लगा, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा दी, K निकाल लिया 2.303 डिवाइडेड बाय 5 लॉग बेस 10 ऑफ 6 ऑन 4। इसको सॉल्व करके K ले आएंगे और उसी K को यहां यूज कर लेंगे T के लिए। इतनी सी बात है ऐसा। और ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10% इज कंज्यूम। तो इनिशियल मान लो 100 था और 10% अगर कंज्यूम हो गया तो 90 रह गया। इसमें टाइम कितना लगा? 25 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 87.5, यानी कि 12.2% कंज्यूम हो रहा है और हाफ लाइफ भी निकालना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, फिर से इसका डेटा बनाएंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन। एक हाफ लाइफ निकालना है और 87.5% कंप्लीशन निकालना है। तो देखते हैं 10% कंप्लीट होने में, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन 10% कंप्लीट हो गया 90 लॉग बेस 10, इसमें टाइम लगा 2.303 अपॉन टाइम लगा 25 मिनट्स। इससे K आ जाएगा। अब फर्स्ट केस में
कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, T1/2 0.693 अपॉन के। या तो ऐसे कर लें डायरेक्ट, और नहीं करना है तो आप T निकाल लीजिए 2.303 अपॉन के, जो यहाँ निकाला है वही यहाँ लिखेंगे, और log बेस 10 ऑफ 100 अपॉन 50 कर लेंगे। हाफ लाइफ कितने टाइम में आधा हो रहा है, तो ये हो जाएगा log बेस 2, इसकी वैल्यू ले लेंगे 0.1414 लाइक समथिंग। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मच कंप्लीशन, तो 2.303 अपॉन के, इनिशियल कंसंट्रेशन था 100 और 87.5 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 0.5 एंड 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा सिंपल। एक बार फिर से देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 90, तो A0 80 log बेस 10 2.303 अपॉन टी इज इक्वल टू के। रेट कांस्टेंट आ गया, बाकी सबके लिए रेट कांस्टेंट इस्तेमाल कर लिया, सिंपल है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी कम टू इस, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसमें डिपेंडेंसी टू अर्थ दिख रही है, तो एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी टू अर्थ है तो इसकी यूनिट भी निकाल लेंगे। रेट इज इक्वल टू के, तो के विल बी, इसको जरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखें, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी टू अर्थ टर्म है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन, तो एक कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन इनटू टाइम, तो यूनिट हो गई कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, डिपेंडेंसी टू अर्थ टर्म है, डिपेंडेंसी वन अर्थ टर्म है, तो 2 + 1 रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ये रेट लॉ की, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात नहीं हो रही है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। वैसे ही इसमें यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू इस जीरो ऑर्डर, ये बड़ा है, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन लाइट टू गिव ट्वाइस HCl, इसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, कोई चेंज नहीं होता है, इनकी डिपेंडेंसी है या नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी होती ही नहीं है, लाइट होती है, एक्टिव मासेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें जीरो ऑर्डर में ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और कैसे है मैं बताता हूं, यूनिट निकालेंगे अभी मजा आ जाएगा। देखिए, R इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी, R इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के, किसी भी बेस की पावर 0 होती है वैल्यू 1 हो जाती है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, यानी कि इसमें जो के की यूनिट है वो रेट के ही बराबर है, तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इस फ्रैक्शनल ऑर्डर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका जो कंसंट्रेशन टर्म जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डिपेंडेंसी है, क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डिपेंडेंसी, मतलब पीथ टर्म एंड क्यूथ टर्म, नॉट ए एंड बी, वो 1.5 है, तो व्हाट इज द ऑर्डर 1/2 3/2 1.5। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसमें ऐसा लगता है कि 2 पे डिपेंडेंट है, होता नहीं है। द रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम टू बी हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें रेट की डिपेंडेंसी केवल एस्टर पे है, वाटर पे नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें लगता तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक से ज्यादा है और होता नहीं है, स्यूडो माने फॉल्स, पी साइलेंट है, लैटिन टर्म अगेन, स्यूडोप्लास्ट, स्यूडोपोडिया, इस जो फॉल्स लेग, पोडिया माने पैर, तो बायोलॉजी में भी पढ़ा लोगों ने, स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो इसमें लगता है कि डिपेंडेंसी 2 के कंसंट्रेशन टर्म पे है, बट एक्चुअली होते कितने के कंसंट्रेशन के टर्म पे है, 1 के, तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
नेक्स्ट वी कम टू इज, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज दिस मच। रेट लॉ दे रखा है, सो R इज इक्वल टू के NO की डिपेंडेंसी 2th टर्म एंड Br2O की डिपेंडेंसी 1th टर्म। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल मान लेते हैं इट इज A मोल और इट इज B मोल, तो नया रेट हो जाएगा R2 इज इक्वल टू, तो इसको हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू के A स्क्वायर B, A का कंसंट्रेशन A मोल और Br2 का कंसंट्रेशन B मोल। वो कह रहे हैं अगर NO का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए पहले केस में और Br2 का चेंज ना किया जाए, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू के 4A स्क्वायर B, इसको हम कह सकते हैं 4KA स्क्वायर B। तो जो नया रेट होगा इट इज 4 टाइम्स द इनिशियल रेट, 4 टाइम्स द इनिशियल रेट। अब दूसरा देखिए, अगर ब्रोमीन आधा कर दें तो नया रेट क्या होगा, R3 इज इक्वल टू के A उतना ही रहेगा और B को उन्होंने आधा कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 के A स्क्वायर B विल बी नया रेट, सो R3 इज 1/2 ऑफ इनिशियल रेट। यस और नो? कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 इज डबल्ड, तो नया रेट होगा R4 इज इक्वल टू के NO दुगना कर दिया और Br भी दुगना कर दिया, तो ये हो जाएगा नया रेट, न्यू रेट के 4A स्क्वायर इंटू 2B, सो इट विल बी 8KA स्क्वायर B, दैट इज नया रेट इज 8 टाइम्स ऑफ पुराना रेट। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, इंजॉय करिए। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO बी A मोल पर लीटर एंड ब्रोमीन इज B मोल, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। तो इनिशियल जो रेट लॉ था वो ये है और इसी के रेफरेंस में सारे डब्बे आ गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मेरिट पे है। एक बार फिर से, इनिशियल मोल इसका A मान लीजिए, डिपेंडेंसी 2th टर्म है, इसका इनिशियल मोल B मान लीजिए, डिपेंडेंसी 1th टर्म है, ये हो गया रेट लॉ। अब इसी के रेफरेंस में सारे हमने डेटा पुटअप कर दिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इनिशियल रेट फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन, A और B के टर्म्स में है। तो पहला डेटा क्या कह रहा है, रेट दे रखा है, तो R इज इक्वल टू के A की डिपेंडेंसी एंड B की डिपेंडेंसी, A की Pth मान लीजिए, इसकी Qth मान लीजिए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के A की डिपेंडेंसी Pth टर्म एंड B के कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी Qth टर्म। दूसरा हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -3 रेट इज इक्वल टू के A का कंसंट्रेशन 2 मोल, डिपेंडेंसी Pth टर्म, B का कंसंट्रेशन 1 मोल, डिपेंडेंसी Qth टर्म। थर्ड हो जाएगा रेट इज 8.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A 4.0 डिपेंडेंसी Pth टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ B 1.0 इंटू रेज टू द पावर Qth टर्म, एक्सप्रेस 4, इट इज रेट 2.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के A का कंसंट्रेशन 1 मोल, डिपेंडेंसी Pth टर्म, B का कंसंट्रेशन 2 मोल, डिपेंडेंसी Qth टर्म। एंड फिफ्थ रेट इज 2.0 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू के A का कंसंट्रेशन 1 रेज टू द पावर Pth टर्म एंड B का कंसंट्रेशन 4 मोल रेज टू द पावर Qth टर्म। We have to find value of A, that is order with respect to A, value of P
ए की डिपेंडेंसी pth टर्म है एंड वी हैव टू फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी का ऑर्डर qth टर्म है, तो वी हैव टू यूज दिस डेटा टू फाइंड p एंड q। ऐसे दो एक्सप्रेशन जिसमें q एलिमिनेट हो जाए, डिवाइड 1/2, और ऐसे दो एक्सप्रेशन जिसमें p एलिमिनेट हो जाए, डिवाइड 4/5। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2.0 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k। ए की डिपेंडेंसी 1.0 टू द पावर p, 1.0 टू द पावर q एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में k, 2 की डिपेंडेंसी pth टर्म एंड 1 मोल की डिपेंडेंसी qth टर्म। ये कैंसिल हुआ, k कैंसिल हुआ, 10/3 कैंसिल हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर p। बेस सेम है, पावर सेम है, तो कॉमन हो जाएगा। तो किस केस में दोनों इक्वेट हो सकते हैं, जब ये इसकी वैल्यू कितनी हो 1। सो p की डिपेंडेंसी ऑर्डर ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू a इज 1। अब b निकलेगा इसमें, तो इसको निकाल लें, 2.0 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k/k, 1/0 टू द पावर pth टर्म, पावर pth टर्म, 2/2 की पावर qth टर्म, 4 की पावर qth टर्म। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2। ये कब हो सकता है, सॉरी q, फिर से देखिए, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 1/2 टू द पावर q इज इक्वल टू 1। ये तभी हो सकता है जब किसी भी वैल्यू की डिपेंडेंसी 0th टर्म हो, तभी तो 1 होता है। तो q b विद रिस्पेक्ट टू इज qth term with respect to b is 0. What is the overall order? 1 plus 0 first order. Write the rate law expression r is equal to k, a की डिपेंडेंसी 1th and b की डिपेंडेंसी 0th। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, किसी में भी वैल्यू डाल दीजिए, k की वैल्यू निकल आएगी। इस एक्सप्रेशन में रखना है। सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो इट इज SN2 रिएक्शन, जिसमें केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है और अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वी कम टू इज, थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफी है। काम की बात कितनी है, रेट कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, यूनिट से ऑर्डर निकल आता है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा का फर्क है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए टू ब्रेक द एनर्जी बैरियर एंड रीच थ्रेशोल्ड वैल्यू। और पीएथ डिपेंडेंसी क्यूएथ डिपेंडेंसी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला वीडियो आपको अरेनियस में मिलेगा और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और अरेनियस में से कोई सा भी एक टॉपिक 3 नंबर का आता ही है। वी आर स्टिल वार्मिंग अप। थैंक यू वेरी मच।